नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फिनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे आपके लिए निवेश के ऐसे ऐसे आइडियाज, निवेश के ऐसे ऐसे खास रणनीति हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनाएंगे जो आपके लिए बनाएगी कमाई का मौका। उसके साथ ही आपको बताएगी कि आखिर किस तरह से आप करें आज के बाजार में निवेश और किस तरह से होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपकी खास रणनीति। और इस खास शो में हम लेते हैं दर्शकों के सवाल भी, जिनके भरोसेमंद जवाब और सलाह उन्हें गाइड करते हैं मार्केट के हमारे दिग्गज एक्सपर्ट। इसके अलावा अलग अलग पहलुओं पर जो कि आपके निवेश से जुड़े हुए हैं, उन पर हम करेंगे बात। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज शो में क्या है खास। सबसे पहले शो में क्या हाइलाइट्स, तो स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर। ऐसे में आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन ये रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे निवेश का तरीका होना चाहिए चढ़ते हुए मार्केट में, किन चीजों का रखेंगे ख्याल, बात करेंगे हमारे पहली चर्चा में। इसके अलावा मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स में संतुलन कैसे बनाएं, संतुलित पोर्टफोलियो और संतुलित पोर्टफोलियो यानी बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना कितना आवश्यक है, जानेंगे एक्सपर्ट से। निवेश से पहले तय करें लक्ष्य, जीना बिना लक्ष्य के किस तरह से निवेश बेईमानी है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। निवेश करना लक्ष्य के साथ कितना सही और क्यों निवेश में पहले से लक्ष्य जो है वो तय करना आपके लिए जरूरी होता है, उस हिसाब से किस तरह से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए ये देखेंगे। और साथ ही रोज की तरह बैलेंस पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल आप हमें भेजिए ईटी मनी बनो अपना फिनेंस मिनिस्टर में। आपको कुछ नहीं करना है, आसान सा तरीका अपनाना है। ईटी मनी बनो अपना फिनेंस मिनिस्टर में व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ, और इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजिए। आप अपना सवाल वीडियो के रूप में भी भेज सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बात हमने सबसे पहले कही कि किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए इस चढ़ते हुए मार्केट में, जब बाजार नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है, बाजार गुलजार है, इस गुलजार मार्केट में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी, और संतोष जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हो हमारी निवेश की रणनीति। संतोष नवलानी साहब जो कि ईटी मनी के सीईओ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से सर हमसे जुड़ने के लिए। और बाजार में बहार है, बाजार गुलजार है, ये चढ़ते हुए मार्केट में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और कई बार लोग ये जो कहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर देख के भी भ्रम में पड़ जाते हैं, तो क्या होगी इन्हें सलाह? हाय प्रशांत। मार्केट के जब ऑल टाइम हाई होते हैं उससे मल्टीपल फीलिंग्स एज अ इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको आती हैं। आपको एक खुशी होती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जिसने मार्केट को टाइम करने की कोशिश करी और पैसे को कैश में रखा, तो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का फीलिंग भी आता है। और कभी कभी अगर आपके पूरे पैसे इन्वेस्टेड हैं और उस टाइम पे वो खुशी के साथ आपको कंफ्यूजन भी आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट को कायम रखूं कि प्रॉफिट्स बुक करूं। भले ही मार्केट्स ऑल टाइम में खुशी का माहौल देता है, बट बहुत सारे इंडिविजुअल्स को डिपेंडिंग ऑन उनकी खुद की सिचुएशंस बहुत सारे क्वेश्चंस पोज करता है, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स शायद हमेशा आसान नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम परिस्थितियों को समझेंगे और अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन को समझेंगे तो शायद हम एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अहम बात आपने कही संतोष। एक चीज और समझना चाहेंगे, जब मार्केट इस तरह से भागता है और लोगों के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो लंबे वक्त से उन्हें मुनाफा दे रहे हैं, लेकिन इस चढ़ते हुए मार्केट में कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है, और ऐसे में एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या मार्केट में बने रहना चाहिए, इस कंपनी में बने रहना चाहिए, स्टॉक्स का साथ देना चाहिए, या भाई साहब मुनाफा बहुत हो गया, लालच ज्यादा नहीं करनी चाहिए और निकलने में ही भलाई है, क्या पता कल मार्केट का क्या हो। तो किन चीजों को इसमें पैरामीटर
मेजर्स रखें अगर लोग खास तौर पे इस तरह की सिचुएशन में रणनीति बना रहे हैं? सो प्रशांत, जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली हर इन्वेस्टर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है और उसका सॉल्यूशन अलग होना चाहिए। लेकिन अगर आपके इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ स्टॉक्स पर्सपेक्टिव से आंसर करूं कि आपने कोई स्टॉक्स लिए थे और वो काफ़ी अच्छी प्राइस पे चढ़ गए हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा है, तो कोई भी इन्वेस्टर को एक क्वेश्चन होता है कि मैं मुनाफा बुक करूं, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूं, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूं और प्रॉफिट रहने दूं, या प्रॉफिट निकाल लूं और इन्वेस्टमेंट रहने दूं, या पूरा प्रॉफिट बुक कर दूं, या और ले लूं। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने अपने पोर्टफोलियो को बहुत सही तरीके से प्लान किया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए काफी आसान बन सकता है। तो अगर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक्स में, एक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक सही स्टॉक्स चुन चुन के खरीद रहे हैं, तो आपके पास एक तरीका होगा पोजीशन साइजिंग। मतलब ये कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो आपने डिसाइड किया होगा कि आपका कोई भी पोजीशन स्टॉक में 10% के ऊपर नहीं होगी, या 7% के ऊपर नहीं होगी, या स्मॉल कैप स्टॉक है तो 5% के पोजीशन के ऊपर नहीं होगा, लार्ज कैप होगा तो 10% के ऊपर नहीं होगा। तो आप उस पोजीशन को रिविजिट करिए। अगर वो कंपनी अभी भी अच्छी है और आपको लगता है कि उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ वैल्यूएशन को लेके आप स्टॉक को मत बेचिए। आप देखिए कि आपका अगर प्लान था कि उसमें आपको 10% ऑफ पोर्टफोलियो रखना है और वो 15% हो गया है, तो आप उसको वापस 10 पे लेके आ जाइए। अगर आपको लगता है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है और उसमें 5% के ऊपर आपकी स्टॉक की पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए और वो 8% हो गया है, तो आप उसको वापस 5 पे ले आइए। तो ये एक बेटर तरीका होता है रादर देन टाइमिंग द मार्केट, क्योंकि टाइमिंग में आपको नहीं समझ में आएगा कि आप पूरा पैसा अगर निकाल के कैश में ट्रांसफर कर लिए, तो अगर वो स्टॉक भागते और गया तो आप शायद फिर से अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे उस हाई प्राइस पे फिर से री एंटर करने के लिए। तो एक पोर्टफोलियो अप्रोच लगाइए, उसको रीबैलेंस करिए बैक टू पोजीशन साइज जो आपका प्लान था, और इससे आप बेटर अपनी इन्वेस्टमेंट को ढंग से मैनेज कर पाएंगे और मुनाफा भी कर पाएंगे शायद। एक चीज और संतोष जी समझना चाहेंगे कि हम देख रहे थे कि पिछले काफी वक्त से जो है बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे मार्केट को इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहीं हमने देखा कि एक 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 तरह का ये कह सकते हैं कि कवच जो है भारतीय मार्केट ने इस बीच बिल्डअप किया। इवन बहुत सी चीजों के लिए मार्केट ने खुद को पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया। ऐसे में ये जब रिकॉर्ड हाई बाजार बनाते हैं तो इनके पीछे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? क्या ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, या जो हमारे भारतीय बाजारों में एक तरह का रुझान है विदेशी निवेशकों का, वो होता है? क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं, जरा समझना चाहेंगे। प्रशांत, मेरा मानना और ईटी मनी में हमारा ये मानना होता है कि मार्केट्स एक्चुअली बिहेव करते हैं काफ़ी रैंडमली इन शॉर्ट टर्म, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पोटेंशियल और इकोनॉमी की डायरेक्शन ट्रैजेक्टरी आपके रिटर्न्स को डिटरमिन करती है। तो इवेंट्स पहले होते हैं और जस्टिफिकेशन बाद में आता है। तो अगर हम लुक बैक करेंगे मार्केट को पिछले 11-12 महीनों में, तो हम ये देखेंगे 2022 में द प्राइमरी नैरेटिव जो मार्केट में था वो ये था कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ते रहेगा, क्योंकि एक लिक्विडिटी बूम जो था 2020 से लेके डेवलप मार्केट्स में, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत सस्टेन लेवल पे कायम रहेगा और गिरेगा नहीं आसानी से। और इसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक्स बहुत इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ाएंगे, जो कि इन्होंने बढ़ाए, और उसकी वजह से पैसा पूरा डेवलप मार्केट्स में प्राइमरी यूएस सिक्योरिटीज में जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, क्योंकि वो सेफ हेवन है। और उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स अंडर प्रेशर आएंगे, और इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग मार्केट ये प्रेशर में आएगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि भले ही मार्केट प्रेशर में आया, लेकिन मल्टीपल डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से वो इतना नहीं गिरा जितना बाकी डेवलप मार्केट्स गिरे।
और इमर्जिंग मार्केट्स भी गिरे, क्योंकि इंडिया में एक एसआईपी का चलन है। 12,000 करोड़ के से भी ज़्यादा राशि हर महीने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी के तौर पे आती है मार्केट में। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, 15% ऑफ इंक्रीमेंटल सेविंग्स जो आती हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए, वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए वो इन्वेस्ट होती हैं मार्केट्स में, निफ्टी और सेंसेक्स ईटीएफ्स के अंदर। एनपीएस के पैसे मार्केट्स में आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पैसे मार्केट में आते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर भी काफी बायोंसी से मार्केट में इन्वेस्टेड रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो जो डोमेस्टिक फ्लोज थे उन्होंने मोर देन कंपेंसेट किया आउटफ्लोज को, और इसकी वजह से मार्केट कम गिरा। और अभी जब इन्फ्लेशन थोड़ा सा लग रहा है कि डेवलप मार्केट्स में काबू में आएगा, या एक स्लो डाउन की वजह से सेंट्रल बैंक शायद अपनी पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स को कम करेंगे, तो एक रुझान मार्केट में है कि शायद उसकी वजह से फ्लोज वापस इंडिया में आएंगे, जो कि पिछले कुछ हफ्तों में देखे हैं हमने, और इसके से मार्केट वापस ऑल टाइम पे हाई पे आ गया है। तो इकोनॉमी को जो स्ट्रेंथ है या अर्निंग्स की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, या इंडिया के जो कैपेक्स प्लान्स हैं कंपनीज के, या लो लेवरेज है इस मार्केट में, बढ़ते हुए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, तो मल्टीपल चीजें साथ में आके मार्केट को वापस ऊपर लेके गई हैं। अब ये मार्केट कहाँ जाता है ये कोई नहीं बह सकता है, लेकिन अगर आप एक ढंग से इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, अपने एसेट एलोकेशन को रिव्यू करते रहेंगे, रीबैलेंस करते रहेंगे, तो आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस करना है और पैसे को अच्छे से मैनेज करना है। बहुत बेहतर जो विश्लेषण है वो आप लगातार कर रहे हैं संतोष। और एसआईपी का आपने जिक्र किया, तो इसमें एक बड़ी बार बार ये सवाल उठता है कि एसआईपी की जो टाइमिंग है उसको लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, और चढ़ते बाजार और गिरते हुए बाजार में एसआईपी की फील्डिंग बहुत लोग करते हैं, तो उनको क्या सलाह होगी? प्रशांत, एसआईपी एक बहुत अच्छी हैबिट बन चुकी है इंडिया में। ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि एक इतनी अच्छी आदत है जिसकी वजह से न कि सिर्फ मार्केट्स बेनिफिट कर रहे हैं और इन्वेस्टर बेनिफिट कर रहे हैं, बट जनरली पूरी इकोनॉमी बेनिफिट कर रही है। तो ये बहुत बढ़िया बिहेवियर है जो कि कंटिन्यू करना चाहिए इंडियन इन्वेस्टर्स ने। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि हमने एज इन्वेस्टर्स एसआईपी को समझ लिया है कि वो सिर्फ इक्विटीज में होनी चाहिए, या आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो एक फंड में एसआईपी कर रहे हैं। आप इसको एक स्टेप बैक लीजिए एज एन इन्वेस्टर, और देखिए अगर आपकी मंथली एसआईपी 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की या हायर अमाउंट की है, आप इसको ऐसे मत देखिए कि आपको फंड फिक्स रखना है। आप अपने को फिक्स करिए कि आपको इतना अमाउंट फिक्स करना है, लेकिन वो अमाउंट हर महीने कांस्टेंट सिर्फ एक ही फंड में जाते रहे, ये शायद आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका जो एसेट एलोकेशन फॉर्म हो रहा है बढ़ती हुई एसआईपी या बढ़ते हुए मार्केट से, उसे आपको कुछ अलग ऐसे क्लास में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी एसआईपी शायद कुछ अमाउंट डेट में बढ़नी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में इस टाइम पे हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। अगर हम जीसेक की यील्ड को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 7.2 के आसपास है, और अगर आपको फिक्स्ड इनकम में या रिस्क फ्री रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको 7.2 देती हैं, तो आपके डेट म्यूचुअल फंड आपको शायद थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग रन में। तो अगर आपके पास एक अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी है रिस्क फ्री रिटर्न की, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को मॉडिफाई करना चाहिए, थोड़ा ऑल्टर करना चाहिए कि थोड़ा पैसा डेट में लगाया जाए। अगर आपको लगता है कि गोल्ड में आपका अलोकेशन बिल्कुल नहीं है, और अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में है, तो आपको अलोकेशन गोल्ड में रखना चाहिए और उसमें थोड़ी एसआईपी करनी चाहिए, और अपनी इक्विटी एसआईपी को कम करना चाहिए। ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन होगा, बिकॉज आप ऐसा करेंगे कि आप हर ऐसे क्लास को बाय कर रहे हैं, ना कि आप एक ऐसे बिहेवियर एग्जिबिट करें कि आप सिर्फ इक्विटीज में ही बिलीव करते हैं और बाकी ऐसे क्लास बिलीव नहीं करते हैं। तो एसआईपी को कायम रखिए, अमाउंट को कायम रखिए, लेकिन वो अमाउंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करिए डिफरेंट ऐसे क्लासेस में, और अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करते रहिए पीरियोडिकली। आप ये करेंगे तो आपकी एसआईपीज आपको बेहतर रिटर्न देंगी कंपेयर टू जस्ट एक ब्लाइंडली अमाउंट डालते जाना हर महीने। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, और शायद ये सवाल अक्सर उठता होगा। बहुत से लोग एसआईपी और एसईपी इसमें कई बार फर्क नहीं कर पाते हैं, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इक्विटी में भी एसआईपी कर रहे हैं। तो जरा ये अगर आसान भाषा में समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए।
प्रशांत, मैं समझ नहीं पाया आपका मतलब क्या जी था जी। एसआईपी का। एसटीपी और एसआईपी, इन सब में फर्क जरा समझ। आप बोल रहे हैं सिस्टमिक ट्रांसफर जी जी प्लान। जी। हाँ, ओके। सो बेसिकली सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान ये होता है कि आप एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर करते हैं पीरियोडिक बेसिस पे। प्लेन भाषा में समझा जाए तो जब आप एसआईपी करते हैं तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट के एक म्यूचुअल फंड में जा रहे होते हैं। जब आप एसटीपी करते हैं तो आपके पैसे एक फंड में से कट के दूसरे फंड में जा रहे होते हैं। टिपिकली इन्वेस्टर्स जो एक बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने से थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपने पैसे टिपिकली लिक्विड फंड में या कोई शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाते हैं और उसमें से वीकली या मंथली एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मेरे पैसे कुछ कुछ निकाल के इस फंड में डालिए। उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ट्रांसफर फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड। ये एक्चुअली एसआईपी जैसा होता है, लेकिन टिपिकली यूज होता है जब आपकी बड़ी राशि एक साथ आपके पास होती है और आपको धीरे धीरे मार्केट में डिप्लॉय करनी होती है। तो आप डिप्लॉयमेंट ऐसे करें कि जैसे वो दूसरे फंड से निकल के दूसरे फंड में चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये चर्चा हम कर रहे थे और शुरुआत में आपने एक बात बोली कि बाजार को टाइम करने की जगह बाजार को टाइम दें, तो जरा इसे और विस्तार से समझा पाएं हमारे दर्शकों के लिए। मार्केट में एक कहावत है, टाइम इन द मार्केट मेक्स मोर मनी देन टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब यह है कि आप कितना समय मार्केट में बिताते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितना समय मार्केट में बिताती हैं, वो आपका रिटर्न तय करता है, ना कि किस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप टिपिकली पिछले 15 सालों का एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो शायद वो 12 से 14% के आसपास होगा, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट को बोलते हैं कि मैं एसआईपी नहीं करूं, मैं टाइम करूं, जब मार्केट गिरेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, जब मार्केट बढ़ेगा तब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप ये एक खुद मैन्युअली ट्राई करते हैं तो दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हर बार टाइम बराबर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप डेटा को देखेंगे, और एडी मनी में हमने एनालाइज किया है, आप अगर पिछले 15 सालों में सिर्फ 20 बेस्ट दिन, मतलब जिसमें मार्केट सबसे ज्यादा बढ़ा था, अगर वो दिन मिस कर गए आप, तो आपके रिटर्न एक्चुअली 40% कम हो जाते हैं कंपेयर टू अगर आपकी एसआईपी स्टेडी रहे तो। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि अगर इसका नुकसान क्या होगा कि मैं सिर्फ ऑल टाइम हाई के दिनों पे इन्वेस्ट करूं, तो अगर आप मार्केट के पिछले 15 सालों में जो भी ऑल टाइम हाई हुआ था, 2008 में पहली बार, या 2007 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में, ऐसे जो भी मार्केट हाई थे, आप सिर्फ उन्हीं दिनों में इन्वेस्ट करते तो भी आपका कैगर ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का 9 से 14% होता। तो मार्केट टाइम करने से आप एक्चुअली लूज कर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेकिंग मनी देन एक्चुअली मल्टीप्लाई द मनी दैट यू कैन डू बाय एसआईपी। सो आप टाइमिंग में बिलीव मत करिए, टाइम में बिलीव करिए। और सिंपल अगर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को भी देखेंगे तो अगर आपका पैसा भले ही कम रेट पे ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल 8% पे ग्रो करता है, लेकिन वो 20 सालों तक ग्रो करेगा तो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा आपके लिए, कंपेयर टू एक रैंडम इन्वेस्टमेंट जो आपको कभी 6% दे रहा है, कभी 2% दे रहा है, कभी नेगेटिव दे रहा है, कभी 12% दे रहा है या 20% दे रहा है। तो आप अपने पैसे को ज्यादा टाइम देंगे तो कंपाउंडिंग की जो वैल्यू आती है बहुत ज्यादा आती है कंपेयर टू एक रैंडम इन्वेस्टमेंट बिहेवियर जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी हमसे जुड़ने के लिए, और इस चढ़ते हुए मार्केट में जो एसआईपी की रणनीति है और इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है उस पर बहुत ही आसान और सटीक भाषा में आपने विश्लेषण किया। उम्मीद है कि आपकी तमाम सलाह जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और शो में जुड़ने के लिए। चलिए।